हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। और आपके डिमांड के अनुसार हम जो है फिर से आपके चैनल पे सेट 3 लेके आए हैं। आप लोग का बहुत डिमांड आया कि सर जल्दी से सेट 3 लाइए, सेट 3 लाइए। तो हम आप लोग के डिमांड को मद्देनजर रखते हुए फिर से जो है आपके सामने सेट 3 लेके आए हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यू के कारण से आपका नहीं जा पाया था सेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो है सेट 3 को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, है ना। इतना कमेंट आप किए, इतना कमेंट किए, थैंक यू सारे बच्चों को। ऐसे ही प्यार देते रहिए और प्यार बनाए रखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आपका पहला जो है वो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप में से शॉर्ट टाइप पहला स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो क्या बोलता है पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्या बोलता है कि आप जो है फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझाइए। फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जानते हैं ना, ये आपको पिछले वाले सेट में भी मिला था। आपको हम बताए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। कहता है जब कोई इंडिविजुअल और कलेक्शन ऑफ पीपल, कहता है इंडिविजुअल या कलेक्शन ऑफ पीपल ट्राई टू सेटिस्फाई देयर वांट्स with limited resources, है ना। तो हम लोग कहते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। देन ही इज डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका 4 टाइप बताए थे आपको, कौन कौन सा 4। पहला बताए थे प्रोडक्शन, दूसरा बताए थे कंजम्पशन, तीसरा बताए थे आपको इन्वेस्टमेंट, और चौथा बताए थे आपको एक्सचेंज। ये 4 बताए थे। बस इतना ही आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए एनफ है, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं याद रहे तो वो भी डेफिनेशन जो आप पढ़े हैं पहले से, कौन सा, कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर डन या विच इज क्रिएटेड फॉर अर्निंग मनी, है ना। उसको हम लोग सारे को बोलते हैं को इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, शॉर्ट में पीपीएफ कहते हैं, है ना। इसी का नाम है पीपीसी। इसको पीपीसी भी कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जानते हैं ना। तो कहता है इसको आपको मीनिंग समझाने कर रहा है, तो कैसे लिखिएगा। तो ये सब तो नाम है इसका, इसको डिफिनेशन कैसे लिखिएगा आप, तो बोलिएगा प्रोडक्शन, कहिएगा पीपीसी, इसको शॉर्ट में पीपीसी इज द क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स करा। यहाँ पे 2 गुड्स का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, कहता है जो कि हम लोग विच कैन बी प्रोड्यूस with resources, कहता है अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग कहते हैं पीपीसी, है ना। और ये अगर 2 नंबर में ये डेफिनेशन लिखने के बाद इसको आप आगे लिखिएगा। इसका दूसरा, ये एक हो गया डेफिनेशन, दूसरा लिखिएगा कि पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज क्या लिखिएगा, कहता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। शॉर्ट में हम बोल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, पीपीएफ। प्रोडक्शन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लिखिएगा। यहाँ लिख रहे हैं हम इसको दूसरा नाम लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। हम शॉर्ट में लिखे हैं टीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो इतना आप बता दीजिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आप ज्यादा विशेष बनाना चाहते हैं तो आगे जो है इस प्रकार का पीपीसी इस प्रकार से बना दीजिएगा। और इसका 3 टाइप होता है, आप बता दीजिएगा। पीपीसी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पीपीसी जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला बताइएगा कॉनकेव, दूसरा बताइएगा कॉन्वेक्स, और तीसरा जो है वो स्ट्रेट लाइन। तीसरा क्या, वो स्ट्रेट लाइन, है ना। इसी को हम लोग क्या, पीपीएफ या इसी को पीपीसी कहते हैं। इतना जो है आपके लिए काफी होगा एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3
कहता है व्हाई इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन, एक्सप्लेन। कह रहा है पीपीसी जो है अगर ये कॉनकेव होता है तो ये क्यों होता है, आप जानते हैं ना, आप बताइएगा। पीपीसी कॉनकेव ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लिखिएगा कि पीपीसी इज कॉनकेव ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एमओसी। कहता है एमओसी जब इंक्रीज करेगा ना, उसी की वजह से पीपीसी जो है वो क्या होता है, हम लोग का कॉनकेव होता है। तो आप इस प्रकार से बनाइएगा, बताइएगा कि पीपीसी ये है और ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। ये बताइएगा कि ये पीपीसी जो है ये क्यों कॉनकेव है। ये लिखिएगा ड्यू टू, यहाँ पे ब्रैकेट में राइज इन एमओसी, आप पूरा लिखिएगा, राइज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे लिखिएगा कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि एमओसी इज ऑल्सो नोन एज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इतना आप लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ये काफी है, ठीक है। कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, आप जानते हैं ना कि पीपीसी कॉनकेव जो होता है वो एमओसी राइज करने की वजह से होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है, एमओसी के फॉल करने की वजह से। और तीसरा बताइएगा कि स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, ये हमारा एमओसी कांस्टेंट होने की वजह से, एमओसी कांस्टेंट। आपको पूछा यहाँ क्या कॉनकेव क्यों होगा, तो राइज इन इंक्रीज करने की वजह से एमओसी राइज करेगा। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो एमओसी को आप बना सकते हैं, यहाँ पे सेक्रीफाइस गेन का रेशियो आप दिखा दीजिएगा। यहाँ हम लोग लॉस कर रहे हैं और उधर गेन कर रहे हैं। यहाँ पे गुड्स वाई, ये गुड्स एक्स और ये गुड्स वाई हो गया, ये गुड्स एक्स हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एमओसी, और उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज करने की वजह से ये, ठीक है। ये इतना आंसर काफी है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। आपको हम रिलेशन बताए थे कि एमयू और टीयू के बीच में क्या रिलेशन है। आप याद रखिएगा कि एमयू और टीयू के बीच रिलेशन जो है बेसिक जो है, अगर आपको याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। आप क्या कीजिएगा ना, ये हो गया यूनिट, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। इसका रिलेशन आप कैसे याद रखिएगा, बेसिक आप क्या कीजिएगा, यूनिट जानते हैं ना, हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हर बार कंजम्पशन बढ़ाते हैं। आप क्या लिख कीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 10 ले लिए, उसके बाद नंबर घटाते जाइएगा। हम मान लेते हैं ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया मान लेते हैं -2। घटाते घटाते माइनस में ले आइएगा, कोई भी मैक्सिमम लेके उससे घटा दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा कहता है टीयू, सबको जोड़ दीजिएगा, 10, 8, 18, 5, 23, 4, 27, ये 27, 2 गया 25। देखिए तो इसको सबको जोड़िएगा ना, सम ऑफ एमयू जो है वो टीयू के, देखिए इसी से रिलेशन बनता है। रिलेशन अगर आपको ये बना के शेड्यूल दिखाना तो बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं रिलेशन इस टाइप का शेड्यूल नहीं बनाना है तो रिलेशन पूछ रहा है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप सिंपल इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या, पहला जो आपको याद रहेगा, पहला लिखिएगा, देखिए पहला यूनिट पे दोनों बराबर है ना, पहला लिखिएगा कि एट फर्स्ट यूनिट वैल्यू ऑफ एमयू, लिखिएगा वैल्यू ऑफ एमयू या एमयू इक्वल टू टीयू। देखिए फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल के बराबर है, एमयू जो है वो टीयू के बराबर है ना। दूसरे पे लिखिएगा, कहता है दूसरे पे जो है, देखिए तो दूसरा कह रहा है कि जहां पे हमारा एमयू जो है वो 0 है, ये याद रहेगा, जो याद रहेगा वही हम आपको बता रहे हैं, जो याद नहीं रहेगा वो हम नहीं बता रहे हैं आपको। कह रहे दूसरा रिलेशन है जहां पे देखिए ये एमयू जो है 0 है ना, 0, देखिए यहाँ टीयू सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा 27 है, देखिए इसमें 27। दूसरा रिलेशन हो गया कि जहां पे वेयर एमयू इज 0, टीयू एट इट्स मैक्सिमम, आप लिखिएगा टीयू एट इट्स मैक्सिमम, जहां पे एमयू 0 होता है वहां पे टीयू मैक्सिमम है। तीसरा देखिए कह रहा है कि जहां एमयू निगेटिव हो गया ना, ये देखिए निगेटिव में चला गया, तो देखिए टीयू जो है अभी तक हर बार बढ़ रहा था, 10, 18, 23, देखिए बढ़ रहा था हर बार, लेकिन यहां के बाद देखिए घटना शुरू हो गया। तो आप लिखिएगा कि व्हेन एमयू इज निगेटिव टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग या फॉल, टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये 3 पॉइंट हो गया इसके लिए एमयू टीयू का रिलेशनशिप। अगर आप चौथा भी लिखना चाहते हैं तो देखिए आप कह रहा है कि देखिए यहां से यहां ये पॉजिटिव है, उसके बाद ना 0 हुआ तब ना निगेटिव हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया निगेटिव। चौथा पॉइंट ये हो गया कि जब तक जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जब तक हमारा एमयू जो है वो पॉजिटिव है, आप चौथा लिख सकते हैं अगर कि व्हेन एमयू इज पॉजिटिव
या एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, TU देखिए हर बार इंक्रीज कर रहा है, TU इंक्रीजिंग, TU जो है वो हर बार इंक्रीज कर रहा है। ये इतना पॉइंट काफी है, अगर ये बेसिक 3 भी लिखते हैं आप तो ये काफी है। और आपको ये शेड्यूल बनाना है तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो और आप अगर और भी ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से, आप MU का रिलेशन जानते हैं ना, MU का ग्राफ इस प्रकार से बनता है और TU का जो है टोटल यूटिलिटी इस प्रकार से बनता है, TU आप जानते हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, MU TU का आप रैंडम ग्राफ भी पेंसिल से इस प्रकार से खींच सकते हैं। बाकी ये आप रिलेशन लिख दीजिएगा, अगर इसमें 3 पॉइंट और ये ग्राफ बना दीजिएगा तो आपके लिए काफी है, या शेड्यूल बना दीजिएगा, उतना जो है प्रेजेंटेशन काफी है 2 मार्क्स में। ठीक है, आप 3 इस पॉइंट को लिखिएगा, ये याद रहेगा आपको, ये वाला याद नहीं भी रहेगा तो आप बाकी चारों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आप बताइएगा, पहले आप डायरेक्ट पॉइंट मत लिखिएगा, आप बोलिएगा कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज द कंडीशन, आप लिखिएगा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज द कंडीशन, डिमांड इज द कंडीशन वेयर, कंडीशन वेयर क्या, वेयर डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, वेयर इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स इनवर्स relationship between price and demand, price and demand not followed। अरे जहां पे ये रूल, ये लॉ जो है फॉलो नहीं किया उसको कहते हैं एक्सेप्शंस। अब इसमें 3 पॉइंट लिखिएगा, पहला लिखिएगा, पहला कहता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कहता है कि ये एक्सेप्शन है पहला, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, पहला पॉइंट जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, ठीक है। दूसरा कहता है कि यहां पे जो है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिपिकुअस गुड्स, इसी आप जानते हैं ना, जिसको हम लोग आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं, इसी को प्रेस्टिजियस गुड्स या इसी को बोलते हैं हम लोग कि आप मार्केट में जो है इसके थ्रू आपका प्रेस्टीज अलग बन रहा है, इसको हम लोग स्टेटस सिंबल गुड्स भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स। दूसरा कहता है गिफन गुड्स, कहता है यहां भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, गिफन गुड्स है ना, आपको पता है ना, ये लो क्वालिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स होता है, आप इसको एक एक लाइन में अगर डील कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। तीसरा लिखिएगा इर्रेशनल जजमेंट बाय द बायर, तीसरा लिखिएगा इर्रेशनल जजमेंट, इर्रेशनल जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द कंज्यूमर। ये 3 पॉइंट आप लिखिएगा, ये काफी है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए, है ना। ये 3 पॉइंट आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, या रट लीजिएगा इसको, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दूसरा गिफन गुड्स और तीसरा इर्रेशनल जजमेंट, ये काफी है आपका ये एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कहता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा जिस बंडल में ज्यादा गुड्स रहे ना उसको उसका बंडल वो कंज्यूम करना चाहता है। तो आप बताइएगा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कह रहा मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है इज द कंडीशन वेयर 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 कंज्यूमर try to choose more bundle of goods, more bundle of one goods, not less of other, not less of other। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आगे आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझाइएगा। आप बताइए अगर एक बंडल है, इस बंडल में अगर 5, अगर मान लेते 2 बंडल में ऑरेंज है और एप्पल है, 5 ऑरेंज है इसमें और इसमें 2 एप्पल है, और दूसरा बंडल है इसमें जो है इसमें भी 5 ऑरेंज है और 5 ऑरेंज है और 3 एप्पल है, तो इसमें से कौन सा लेना चाहिएगा। कोई बंडल है जिसमें कि 8 ऑरेंज है, बंडल तो 2A गुड्स का यहाँ पे होता है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो कहता है कि इसमें से जो है कंज्यूमर प्रीफर करेगा, या इसको जो आप लिखे ना ट्राई टू चूज या कंज्यूमर प्रीफर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि जहाँ जिसमें 5 ऑरेंज और 3 एप्पल है ना, हम वो वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 5 ऑरेंज और 2 एप्पल है। तो कहता है कंज्यूमर जो आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाइएगा। फॉर एग्जाम्पल if the consumer have two bundle of goods where one bundle contain 5 orange and 2 apple and another bundle contain 5 orange and 3 apple, the consumer always prefer to choose that bundle who have
मोर ऑफ वन गुड्स एंड लेस ऑफ अदर। तो उसको हम लोग कहते हैं कि कंज्यूमर जो है इस गुड्स को इस वाला बंडल को चूज करेगा, इसको नहीं। इसको आप एग्जांपल में लिख सकते हैं समझा के, इतना लिख दीजिएगा, ये आपके लिए काफी होगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़े हैं ना, कहता है ये कंडीशन पूछ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। कहता है आप बताइएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द कंडीशन where producer get maximum profit और यहाँ पे लिखिएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हम आपको अपने लैंग्वेज में लिखना सिखा रहे हैं। वी कैन से दैट किताबी लैंग्वेज में तो बहुत कुछ लिखा रहता है बुक में, है ना, आपके मॉडल पेपर में। कहता है वी कैन से दैट कह सकते हैं हम लोग कि वी कैन से दैट प्रोड्यूसर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंडीशन where the gap between टोटल रेवेन्यू, हम टीआर लिखते हैं शॉर्ट में इसको, एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। कहता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच का गैप जहां मैक्सिमम हो। आप बताइए, आप प्रॉफिट वहीं पे ना प्रोड्यूसर का मैक्सिमम होगा जहां पे प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप जो है ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो प्रॉफिट वहां पे ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम है। इसी को लिखिएगा। आगे लिखिएगा द कंडीशन ऑफ, इसका बोलिएगा कि इट हैज टू कंडीशन। क्या कंडीशन है? पहला बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप पढ़े हैं दो, एक पढ़े हैं एमआर एंड एमसी अप्रोच, इसको समझाइएगा। दूसरा होता है टीआर एंड टीसी अप्रोच, टीआर एंड टीसी अप्रोच, है ना। इसका पहला समझाइएगा उसमें कि एमआर एंड एमसी अप्रोच, या तो आप एक ही को लिख के समझा सकते हैं, होता तो दोनों है। कहता है एमआर एंड एमसी अप्रोच, आपको दो कंडीशन बताया है ना आपको रेवेन्यू चैप्टर में, क्या इसको समझाइएगा आगे। कहता है कि वेयर कंडीशन जो है इसका क्या समझाइएगा, कंडीशन ऑफ एमआर एंड एमसी अप्रोच। आगे लिखिएगा कंडीशन ऑफ एमआर एंड एमसी अप्रोच, पहला कंडीशन लिखिएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, ठीक है। और दूसरा जो है कंडीशन लिखिएगा, दूसरा कंडीशन क्या लिखिएगा, दूसरा कंडीशन कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, यही दोनों कंडीशन, या इसी को बोलते हैं एमसी मस्ट बी राइजिंग। इतना लिख दीजिएगा, ये काफी होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और आगे आप इसका ग्राफ भी बनता है ये वाला, अगर आप बना सकते हैं तो रैंडम ये इस प्रकार से बना दीजिएगा, इस प्रकार से दिखा दीजिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट जो है ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। इतना काफी, एनफ, मोर देन एनफ, ठीक है। कहता है व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। कहता है इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है, तो आप जानते हैं ना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है, जहां पे आप तीन स्टेज पढ़े हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, है ना। तो इंक्रीजिंग रिटर्न जो है, अगर ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो आप बताइएगा इंक्रीजिंग रिटर्न इज द फैक्टर वेयर इंक्रीजिंग रिटर्न रेफर्स टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, या रेफर्स टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट, या प्रोड्यूसर जो है इज अ कंडीशन वेयर, आप इसको बताइए, ऐसे बताइएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न जो है, इंक्रीजिंग रिटर्न ये इस प्रकार का कंडीशन है जहां पे प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर increases their marginal product, है ना, with 1 unit of fixed factor and variable and other unit of variable factor, है ना। और आप इसे बना के दिखाइएगा। यहाँ पे आप एक ग्राफ जानते हैं ना, ये प्रोडक्शन वाला, आप बताइएगा यहाँ पे इस प्रकार से हो गया टीपी, इस प्रकार से हो गया एमपी। यहाँ पे दिखाइएगा फर्स्ट स्टेज जहाँ पे हमारा एमपी राइज कर रहा होता है, एमपी राइज कर रहा होगा, तो इसको दिखाइएगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ, आप पढ़े ना इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, तो वहाँ दिखाइएगा कि यहाँ पे हमारा एमपी राइज कर रहा होता है,
या मार्जिनल प्रोडक्ट, जहां हमारे पास दो जो फैक्टर है, एक फिक्स फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर, उसके कॉम्बिनेशन से विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूसर इंक्रीज देयर आउटपुट विद द इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ इनपुट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाता है। ठीक है, इसको बना के इस प्रकार से आप दिखा दीजिएगा, ये फर्स्ट स्टेज है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इतना काफी है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि मेंशन एनी 2 फैक्टर व्हिच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। आप जानते हैं ना, आपको सप्लाई के अफेक्ट के कमोडिटी को आपको क्या क्या फैक्टर बताए हैं, क्या क्या फंक्शन सप्लाई का फंक्शन आप पढ़े हैं, पी, पी आर, एन एफ, पी एफ, टी, जी, जीपी, ऐसे फैक्टर पढ़े हैं ना आप। तो कहा इसमें से कोई 2 बताइए कि सप्लाई को अफेक्ट करता हो। तो आप कोई बता सकते हैं, प्राइस बता सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म बता सकते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बता सकते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता सकते हैं। तो इसमें से 2 हम आपको बता रहे हैं। आप सिंपल बताइएगा कि सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मैनी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सप्लाई, आप पहले बताइएगा कि सप्लाई अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक पहला बताइएगा प्राइस ऑफ द गुड्स, और सिंपल वाले लेते हैं ये में आप थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको लिखना, तो आपको जो आसान है। दूसरा हम बता रहे सबसे आसान नंबर ऑफ फर्म्स। दूसरा बताइएगा कि नंबर ऑफ फर्म्स है ना, नंबर ऑफ फर्म्स क्या बताइएगा, कैसे ये इफेक्ट करता है, बताइएगा प्राइस ऑफ द गुड्स, if the price of the goods increases the supply also increases, there is direct relationship between price and supply। ये बताइएगा प्राइस ऑफ द गुड्स को। दूसरा बताइएगा नंबर ऑफ फर्म्स, बोलिएगा if the number of firms increase in the market, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगा, 10 फर्म था, सप्लाई 100 कर रहा था, फर्म का संख्या 20 हो गया, सप्लाई 200 हो गया, तो आप बताइएगा if the number of firms increase in the market supply also increases। दूसरा if number of some decrease in the market supply also decreases, तो इसमें बताइएगा there is direct relationship between price and supply। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कमोडिटी। इसमें से कोई भी चुन के आप लिख सकते हैं, 8 है, इसमें से 2 सबसे आसान बता, आपको 2 ये पूछ रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इसी प्रकार से 2 ये पूछेगा आपको, है ना। तो इसमें से 2, इसको मत इसको नहीं लीजिएगा, इसमें 2 गुड्स होता है, आपको दोनों को बताना पड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा आसान वाला, या प्राइस ले लिए तो कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। उसी प्रकार से नंबर ऑफ फर्म्स ले लिए, नंबर ऑफ फर्म्स क्या ले लिए कि नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा, नंबर ऑफ फर्म्स घट गया तो सप्लाई भी घट गया। ठीक है, इतना काफी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कहता है फर्म इज प्राइस मेकर इन अ मोनोपोली, एक्सप्लेन। आप बोलिएगा कि आप पहले बताइएगा कि मोनोपोली मार्केट रेफर्स टू, आप मोनोपोली को पहले बताइएगा, मोनोपोली मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर सिंगल सेलर, बिकॉज मोनोपोली वर्ड क्रिएटेड बाय 2, मोनोपोली कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड। कौन कौन सा, आप पहले बोलिएगा मोनोपोली मार्केट इज द मार्केट वेयर only single seller of product, single seller of the product, कहता है प्रोडक्ट जो है वो सिंगल सेलर होगा प्रोडक्ट का, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, कह रहा है बायर का जो है वो लार्ज नंबर होगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वो मोनोपोली है। ठीक है, वो मोनोपोली है। आप बताइएगा कि क्यों, कहता है कि मोनोपोली प्राइस मेकर क्यों होता है, कहता है बिकॉज, आप लिखिएगा, आप आगे लिखिएगा, आगे यहाँ पॉइंट देखिए, कहिएगा पहला पॉइंट, मोनोपोली इज प्राइस मेकर बिकॉज क्या लिखिएगा, क्यों प्राइस मेकर होता है, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल सेलर, दूसरा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और तीसरा देयर इज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है इस मार्केट में एंट्री का, है ना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, तो जब एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस है, दैट्स व्हाई मोनोपोली बिकम्स प्राइस मेकर, और दैट्स व्हाई देयर इज सिंगल सेलर, बट दैट्स व्हाई मोनोपोली इज प्राइस मेकर, अपने से वो खुद प्राइस को बनाता है, और जो प्राइस बनाएगा उसी पे वो मार्केट में सामान बेचता है, तो इसीलिए मोनोपोली जो है वो प्राइस मेकर होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना हो रहा है कि वो अकेले है, अपने से प्राइस बनाएगा, बेचेगा सामान, खुद का मन का मालिक है। ठीक है, इसी को इतना लिख दीजिएगा, काफी है। ठीक है, चलिए, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। अब जानते हैं कि परफेक्ट, आगे इसमें आप फीचर्स भी लिख सकते हैं मोनोपोली का, 3-4 फीचर आपको बताया ना, सिंगल सेलर, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, तीसरा हो गया आपका प्राइस जो है वो मेकर होता है, चौथा आप लिख सकते हैं मोनोपोली मार्केट का कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, पांचवा हो सकता है कि यहाँ पे जो है प्राइस के बेस पे जो होता है डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारा जो है आप लिख सकते हैं इसका फीचर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। आप बताइएगा परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कहता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर
दूसरा कहता है यहाँ पे आप ये लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा देयर इज होमोजीनियस प्रोडक्ट सेलिंग इन द मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्राइस, देयर इज नो प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये इसको आप लिख सकते हैं कि ये एट स्पेसिफिक प्राइस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। और इसका जो है आप फीचर्स क्या लिखिएगा, कहता है इसका फीचर्स भी लिखिएगा आप, दूसरा लिखिएगा फीचर्स, आगे खाली वही लिख के नहीं छोड़ना है, ये सारे जितना फीचर्स लिखे हैं 7-8 बताएं आपको, लार्ज नंबर ऑफ बायर भी लार्ज और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी। दूसरा कहता है यहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। तीसरा क्या लिखिएगा, कहता है यहाँ पे जो है इस मार्केट में कहता है होमोजीनियस प्रोडक्ट जो होगा वो होमोजीनियस सेम सामान बिकेगा। चौथा कहता है यहाँ पे प्राइस टेकर फर्म खुद होता है, प्राइस टेकर। तो ये सारा फीचर्स आप 4-5 लिख सकते हैं, ये काफी है आपके 2 नंबर के मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो आप बताइएगा कि प्राइस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, कैसा रिलेशन, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इनवर्स रिलेशन किसका, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कहता है प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन है ना। तो आगे लिखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इफ द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड फॉल्स एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, है ना, कि प्राइस घट जाए तो डिमांड बढ़ जाए और प्राइस बढ़े तो डिमांड घट जाए, एंड अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड और दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन। और बताइएगा आगे, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन देयर इज डिमांड कर्व ऑफ डिमांड, देयर इज डाउनवर्ड स्लोप, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप का होता है, ये इनवर्स रिलेशन के कारण ही होता है। इतना लिख दीजिएगा, इसी को ये आपके एग्जाम के लिए काफी होगा। कितना हम बताए कि इनवर्स रिलेशन की लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़े तो डिमांड घटे और प्राइस घटे तो डिमांड बढ़े, है ना। और उसके बाद इस प्रकार से आप ग्राफ बना के दिखा दीजिएगा, प्राइस घटा या प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, इसको हम लोग कह देते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी कारण से इनवर्स रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शोज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप जानते हैं ना, कहता है एमएसपी, कहता है आपको हम बताए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लेते हैं कि ये डिमांड है। आप पहले बताइएगा इससे पहले कि डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व फिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन। कहता है ड्यू टू, आप बताइएगा ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको क्या समझाने का है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व सो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो आप कर्व के थ्रू बताइएगा नहीं, ये बोलिएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है हो गया ये हो गया, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यही ग्राफ बनाना है आपको, विद द डायग्राम बोला है ना, देखिए यहाँ विद द कर्व बोला है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया प्राइस, ये हो गया ओपी प्राइस, ये हो गया ओक्यू जो है वो क्वांटिटी, ठीक है। अब कहता है इसके थ्रू जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बोला ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब कहता है कि प्राइस इतना ही फिक्स हो गया, लेकिन कहा आपको बताइए जो है आपको क्या बताना है, सपोर्ट प्राइस। अब इतना फिक्स हो गया तो कहता है गवर्नमेंट ना, इसको जरूरी नहीं है कि ये प्राइस अगर इतना हो गया तो मिनिमम प्राइस कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ये प्राइस कम में रहेगा, 2 रुपये का प्राइस है, आज सेलर को फायदा नहीं हो रहा है बेचने में, वो 10 रुपये का प्राइस फिक्स करना पड़ेगा ना। तो कहता है इस हिसाब से हो सकता है इससे प्राइस ज्यादा भी फिक्स हो जाए, तो हम लोग इसको बोल लेते हैं कि मिनिमम जो है आपको इतना प्राइस जो है बताना होगा, इतना प्राइस इसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर हायर प्राइस सेट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना तो करना ही पड़ेगा, विच इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, है ना। तो आप बताइएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस विच इज जनरली हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, विच इज नेसेसरी फॉर द पुअर पीपल। कहता है कि गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है, फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। आप बताइए अगर सेलर को बचेगा ही नहीं सामान बेचने में सेलर को बचेगा ही नहीं तो वो सामान कैसे बेचेगा, तो उसके लिए कुछ एमएसपी होना चाहिए ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप जानते हैं किसान लोग धरना दिया था इसी के लिए, है ना, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। तो कहता है प्राइस जो है ना इतना कम से कम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इतना प्राइस फिक्स होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो कि जनरली होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से हाई, ठीक है। इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप लिखिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस विच इज फिक्स्ड by the government which is generally किसके, ये हायर ना होता है, ये कहता है प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के हायर होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये ग्राफ बना दीजिएगा, ये काफी है, इसको हम लोग कहते हैं ये वाला प्राइस जो है ये कौन सा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। हमको 5-6 पॉइंट बताए थे, आप पहले ये बताइएगा कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। कहता है ये क्यों डाउनवर्ड स्लोप का होता है, डाउनवर्ड because of inverse relation between price and demand।
इसमें 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। पहला बताइएगा कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। दूसरा पॉइंट बताइएगा आप, दूसरा क्या, इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। तीसरा बताइएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा बताइएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये 3 पॉइंट आपको बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आप बता दीजिएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड्स एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम दैट गुड्स ऑलवेज डिमिनिश। तो एक तरफ कंजम्पशन बढ़ा है, सेटिस्फैक्शन डिक्रीज किया, तो दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन, दैट्स व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सेटिस्फैक्शन, दैट्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। दूसरा बताइएगा इनकम इफेक्ट, कहता है कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज किया, और ये इनकम इफेक्ट जो है कंज्यूमर का रियल इनकम इंक्रीज नहीं किया, लेकिन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस कंज्यूमर इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट गुड्स। कहता है डिमांड इंक्रीज कर दिया कंज्यूमर, और डिमांड इंक्रीज करने के कारण से क्या हुआ, एक तरफ प्राइस घटा, एक तरफ जो है प्राइस घटा और डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा, दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप का। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कहता है एक गुड्स का प्राइस घटा, एक गुड्स का प्राइस बढ़ा और दूसरे गुड्स का डिमांड जो है वो बढ़ गया, कि एक गुड्स का प्राइस अगर बढ़ा तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि आप मान लेते हैं प्राइस जो है, अगर हमारे पास 2 पेप्सी और कोक 2 गुड्स है, एक का प्राइस बढ़ा तो इसका तो डिमांड घटा, लेकिन इसका कोक का प्राइस अगर 10-10 रुपए का दोनों मिल रहा है, ये हो गया 12 रुपए का, तो आप बताइए इसका प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड घट ना गया, तो पेप्सी पीने वाला कोक पे आ गया, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इफ द कंज्यूमर हैव सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीजेज द डिमांड ऑफ अदर गुड्स इंक्रीजेज। लेकिन वो सेम गुड्स का प्राइस डिमांड जो है वो घट ना गया। हम मान ले पेप्सी और कोक 2 गुड्स है, हम ये माने कि पेप्सी और कोक 2 गुड्स है, इसका प्राइस जो है आपके पास, इसका प्राइस 10 रुपए का हुआ, अब जो है प्राइस बढ़ के 12 रुपए का हो गया, तो आप बताइए एक प्राइस बढ़ा, तो प्राइस अगर 10 रुपए से 12 रुपए हुआ यहाँ बढ़ के, तो डिमांड तो घट गया ना, डिमांड घट ना गया। तो कहता है कि अगर आपके पास प्राइस बढ़े और उस गुड्स का डिमांड घटे, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर उधर चला गया तो डिमांड घट गया इस गुड्स का, तो सब्स्टिट्यूट के कारण ही होता है। इतना पॉइंट लिख दीजिएगा, काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है व्हेन डज इलास्टिसिटी बिकम्स यूनिट। आप बनाइएगा कि इलास्टिसिटी बिकम्स यूनिट इज द कंडीशन वेयर क्या, कहता है परसेंटेज चेंज जो है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कहता है दोनों में जब बराबर चेंज हो, इसको पहले लैंग्वेज में लिखिएगा आप, क्या कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स यूनिट व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। प्राइस में जितना चेंज हुआ सेम टू सेम, अगर 5% चेंज प्राइस में और 5% चेंज डिमांड में भी, दोनों में बराबर चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक। और उसी को आप एक्सप्लेन कीजिएगा नीचे इस फॉर्मूला के थ्रू, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को आगे इसका ग्राफ भी बना के दिखाना है आपको, ठीक है, सब बच्चे से अलग। कहता प्राइस बढ़ा जितना से इतना से ही हमारा डिमांड जो है वो फॉल कर गया। अगर प्राइस को बढ़ाए हम 5% से और डिमांड से फॉल 5% से आया, दोनों में बराबर चेंज अगर हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग कि यूनिटरी इलास्टिक है, जहां पे बोलिएगा ईडी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको दिखा देना आपको, इतना काफी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप जानते हैं ना, आप बोलिएगा नेशनल इनकम का डेफिनेशन जानते हैं, कहिएगा कि मनी वैल्यू ऑफ क्या बोलिएगा, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है जितना सारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। कहता है 1 साल के अंदर में। आप यहाँ इकोनॉमी कभी यहाँ पे रेसिडेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी सही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नेशनल इनकम है, ठीक है। और बताइएगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी जो है, इसमें आपका क्या क्या जुड़ा, आप बोलिएगा इंक्लूसिव, इसमें लिख सकते हैं एक लाइन और, डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है इसमें, इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है इसमें, एनएफआईए भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल तभी बनता है जब हमारा एनएफआईए जो है वो जुड़ता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लिख दीजिएगा, इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डिफाइन इन्वेंट्री स्टॉक। आप बताइएगा स्टॉक का मतलब पढ़े हैं ना, कि जो सामान बेचने गए थे लेकिन बिका नहीं, तो आप बताइएगा कि इन्वेंट्री स्टॉक, रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट या क्वांटिटी विच इज रेडी फॉर सोल। कहता है जिसको हम लोग रेडी कर दिए बेचने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो पड़ा हुआ है हमारे पास रेडी फॉर सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इन्वेंट्री स्टॉक है, ठीक है। Inventory stock refers to the stock of goods which is kept in the warehouse,
which hold with the supplier in the form of stock is the call इन्वेंट्री स्टॉक। और इसका 3 टाइप बताइएगा, कौन कौन सा? ये 3 टाइप का होता है। पहला बताइएगा रॉ मटेरियल, क्या बताइएगा? दूसरा, पहला रॉ मटेरियल, कहिएगा इन्वेंट्री स्टॉक हैव 3 कंपोनेंट या 3 टाइप्स रॉ मटेरियल। दूसरा बताइएगा सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स इसी को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस WIP। और तीसरा को बोलिएगा फिनिश्ड गुड्स विच इज नॉट सोल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये इन्वेंट्री स्टॉक। इतना बता दीजिएगा। और बताइएगा कि इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आप बताइएगा इन्वेंट्री इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना जो है इतना बता दीजिएगा, ये बहुत हो जाएगा। ठीक है, मोर देन एनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्सनल इनकम? आप बताइएगा कि पर्सनल इनकम रेफर्स टू द इनकम विच इज अर्नड बाय द हाउस होल्ड। पर्सनल इनकम किसको कहते हैं? कहता है पर्सनल इनकम रेफर्स टू द इनकम विच इज अर्नड बाय household from all sources, कह रहा है कि जितना सारा सोर्स है वो कमाया कोई हाउस होल्ड, उसको हम लोग पर्सनल इनकम कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा इट इंक्लूड, कहता है इसमें जो है जो आप कंपोनेंट पढ़े हैं ना इनकम मेथड का, याद है आपको नेशनल इनकम का? क्या क्या कंपोनेंट? वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड। इसको पहले लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, बिहार बोर्ड में ऐसे ही लिखा जाता है। इसको लैंग्वेज में लिख के इट इंक्लूड्स, इसको लैंग्वेज में लिख के आप लिखिएगा आगे कि कंपोनेंट ऑफ इनकम। ठीक है, लिखिएगा पहला इसको पॉइंट बना के रेंट, दूसरा वेजेज, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट, पांचवा डिविडेंड। ये सब जो है ये सबको आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, तो इससे प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा। पॉइंट बना के इसको आप 2 नंबर के आंसर में, ये काफी है, मोर देन एनफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया कि एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। आप जानते हैं ना सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है बैंकर्स बैंक, कर रहा है बैंकर्स बैंक जो है वो हम RBI को कहते हैं। तो आप बोलिएगा इन द इकोनॉमी कि हमारे इकोनॉमी में कि बैंकर्स बैंक इज द RBI इन द इकोनॉमी। बैंकर्स बैंक पहले लिखिएगा, बैंकर्स बैंक इज RBI। कर रहा है इट कंट्रोल्स all the क्या बैंकिंग सिस्टम, all the banking system of the economy the problem related to the law, आगे लिखिएगा the law related to banking system made by RBI like CRR, SLR, इंटरेस्ट रेट, ये सब जो है ये RBI के द्वारा फिक्स किया है, फिक्स बाय RBI लिखिएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा कि RBI से या सेंट्रल बैंक लिखिएगा, इसे ब्रैकेट में RBI लिख दीजिएगा। सेंट्रल बैंक RBI कंट्रोल द entire banking system, that's why control the banking system या फिर supervise कंट्रोल, सुपरवाइज, मेंटेन, ये सब लिख दीजिएगा। और इसको लिखिएगा कि RBI जो है वो सारे बैंक सिस्टम को रेगुलेट करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये सब बैंकों का बैंक है ना। इसीलिए आगे लिखिएगा कि RBI इज द, सबसे ऊपर यही लिखिएगा RBI इज द एपेक्स बॉडी, कहता है ये सब बैंकों का बैंक, एपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। एपेक्स बॉडी याद रखिएगा, एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, बिग, सबसे बड़ा, वेरी बिग, है ना। एपेक्स बॉडी इतना लिख दीजिएगा, ये काफी है बैंक के लिए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन टू डिफिकल्टी इन क्रेडिट कंट्रोल, कहता है क्रेडिट कंट्रोल करने में डिफिकल्टी। पहले आप बताइए क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है, तो आप बताइएगा कि क्रेडिट कंट्रोल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल आर द ऑब्जेक्टिव, मत यूज टूल्स, ये लिखिएगा टूल्स। क्रेडिट कंट्रोल टूल्स भी यूज नहीं कीजिएगा, क्रेडिट आपको डिफिकल्टी पूछा ना। तो कहिए क्रेडिट कंट्रोल इज द measures to control the money supply, ब्रैकेट में लिखिएगा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन,
इन द इकोनॉमी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। आगे लिखिएगा कि डिफिकल्टी आपको दो पूछा ना, दूसरा डिफिकल्टी पहला लिखिएगा कि जब हमारे देश में ये क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। लिखिएगा इंक्रीज, ये डिफिकल्टी लिख रहे हैं हम, डिफिकल्टी पहला इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कहता है कि बहुत सारा टूल्स जो है वो आरबीआई के तहत यूज किया जाता है, बैंकों को एडवाइस दिया जाता है, उसके तहत जो है आरबीआई का खर्चा भी होता है। कहता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को इंक्रीज, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा डिफिकल्टी कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो पहले से हाई हो जाता है। कहता है कि ये जो है अगर हम बोलें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये जो है अनसर्टेनिटी का सिचुएशन भी बन सकता है ना, जिसमें हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के थ्रू जैसे हम कंट्रोल करेंगे तो मनी। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि डिफिकल्टी इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सॉरी कंट्रोल द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटीज, है ना। ये दो डिफिकल्टी आप लिख सकते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं ये क्रेडिट कंट्रोल करने का ये तरीका है। ठीक है, कराएगी व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप। आप बताइएगा लिक्विडिटी ट्रैप जो है एक ऐसा कंडीशन है, कराए लिक्विडिटी ट्रैप जो है ये एक ऐसा कंडीशन है व्हेन इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो। कहता है बहुत लो इंटरेस्ट रेट हो जाए, बट एंड आगे यूज कीजिएगा, एंड पीपल कराए सारा देश का लोग चूज टू होल्ड कैश विथ देमसेल्फ rather than इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि एक ऐसा कंडीशन है ना, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो है देश में रहने वाला लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के बजाय अपने पास कैश को होल्ड करना चाहता है। कहता है कि वो जो कैश को अगर देगा ना तो अच्छा इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। तो कहता है कि इसका आप इसका लिक्विडिटी ट्रैप का आप कुछ फीचर्स भी लिख सकते हैं। फीचर्स क्या होता है, कहता है कि इसका फीचर्स पहला है कि वेरी लो इंटरेस्ट रेट, जो आप लिखे हैं वेरी लो इंटरेस्ट रेट। दूसरा पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, तीसरा लिखिएगा कि यहाँ पे जो है इस हमारा फीचर्स में जो लिक्विडिटी ट्रैप है यहाँ पे अनसर्टेनिटी का कंडीशन बन जाता है। क्या हो जाएगा फ्यूचर में कोई नहीं देखा है, तो ये कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटीज आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तीन इतना लिख दीजिएगा, ये काफी आपको लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या, कहता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वेरी लो, आप पैसा दीजिएगा आपको मिल भी नहीं करेगा इंटरेस्ट, बैंक में पैसा तो अपने पास कैश रखना चाहता है। कहता है ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इकोनॉमी में जो है डिप्रेशन या डिफ्लेशन गहरा गया है, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप का कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशनरी किसको बोलते हैं, तो आप बताइएगा इन्फ्लेशनरी गैप इधर लिखिएगा और डिफ्लेशनरी गैप इधर लिखिएगा। कि इन्फ्लेशनरी गैप इज द कंडीशन वेयर, आप डिफाइन कीजिएगा इसको दो लाइन में। कहता है वेयर इट इज द कंडीशन वेयर डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इट इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा आप लिखिएगा डिफ्लेशनरी गैप is the situation where deflationary gap में क्या होगा, डिमांड कम होगा, सब where aggregate demand is less than aggregate supply, it is the situation of deflationary gap। ठीक है, आगे कहता है इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए इसमें भी आरबीआई को अपना टूल्स और गवर्नमेंट को अपना टूल्स यूज किया जाएगा, और इसमें भी डिफ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए भी आरबीआई और गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये टूल्स के थ्रू ये क्रेडिट को कंट्रोल या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। आगे अगर इसको आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप को एक्सप्लेन करने बोला डिस्टिंग्विश, तो आप इस प्रकार से बता दीजिएगा कि ये हमारे एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसको कहते हैं एडी इज ग्रेटर देन एस, और इधर लिखिएगा एडी इज लेस देन एस, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। इसमें एक वर्ड यूज और कीजिएगा कि इन्फ्लेशनरी गैप जो है
हम लोग यहाँ पे आप इसको एरिया को थ्री AD इज ग्रेटर देन एस, और इधर लिखिएगा एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एस। तो इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बताए थे अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप का, कौन कौन सा, एक बताए थे आपको वॉलंटरी, एक बोलता है वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। कहता है वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने डिजायर से। तो आप इसको लिखिएगा व्हेन voluntary unemployment refers to situation where when people choose to remain unemployed। कहता है अनएम्प्लॉयड, कहता है चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, कह रहा है कि ये अब काम ही नहीं करना चाहता है ना, चूज टू रिमेन, ये बेरोजगार रहना चाहता है। तो आगे लिखिएगा उसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क एट ऑल। कहता है ये पूरे तरीके से नॉट रेडी टू वर्क एट ऑल और नॉट रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, नॉट रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी। क्या बताइएगा, फिर से समझिए, आप भूलिएगा मत, कहिएगा कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, कहता है ऐसा कंडीशन है जहां पे जो है लोग काम ही नहीं करना चाहता है, बहाना बना देगा कि हमको मजदूरी दे दीजिए ज़्यादा, झूठों का, आप बोलिएगा 500, बोलेगा हम 800 लेंगे, हम 1000 लेंगे, इसका मतलब काम करने का मन नहीं है उसको। तो कहता है कि वॉलंटरी का मतलब अपने से इच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है। तो इसी को इंग्लिश में लिखे हैं व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। दूसरा पीपल नॉट रेडी टू वर्क एट ऑल, कहता है वो काम ही नहीं करना चाहता है, या फिर बोलेगा कहता है नॉट रेडी टू वर्क ऑट एग्जिस्टिंग वेज रेट, कहता है कि वो जो अभी पैसा मिल रहा है उस रेट पे बोलेगा हम काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो गया। आप कहता है इनवॉलंटरी कैसे, कहता है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन, इज द कंडीशन वेयर पीपल रेडी टू वर्क, कहता है यहाँ पे जो है लोग काम करने के लिए तैयार है, पीपल रेडी टू वर्क, कहता है पीपल यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है, पीपल रेडी टू वर्क बट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल फॉर देम, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल फॉर देम, कहता है जॉब उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वॉलंटरी, इनवॉलंटरी है और ये वॉलंटरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द डायग्राम। आप मीनिंग बताइएगा कि इन्फ्लेशनरी, जो भी बताए थे आपको अभी, इन्फ्लेशनरी गैप इज द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड, आप लिखिएगा पूरा लैंग्वेज में, इट इज द इन्फ्लेशनरी गैप इज द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरे में यहाँ नीचे AD इज ग्रेटर देन एस, ठीक है, लिखिएगा। आगे दूसरा बताइएगा, AD को डिफाइन कर दीजिएगा कि AD रेफर्स टू ऑल द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्ट या ऑल द आउटपुट इन द इकोनॉमी बाय द सप्लायर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए। आगे इसको ग्राफ डायग्राम बनाने का है, तो डायग्राम आप जानते हैं ना, इसको बोलते हैं AS, ऐसे लाइन ऑरिजिन से खींचेगा 45 डिग्री, तो ये हो गया AS, ये ऑरिजिन से, और इसे बताइएगा AD। तो आप बताइएगा इन्फ्लेशनरी गैप कि यहाँ पे AD जो है वो बड़ा है AS से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। बता दीजिएगा, इतना काफी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या बोला कि डिफाइन द टर्म टैक्स। आप बताइएगा कि टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी क्या है, पेमेंट। आप बताइएगा टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट which is made by public to the गवर्नमेंट। कहता है कि ये जो है कंपलसरी पेमेंट है जो कि पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं टैक्स। आगे देखिएगा कि टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स। इसे बताइएगा, पहला को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्या क्या, डायरेक्ट टैक्स। आप बताइए डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, इनकम टैक्स, दूसरा वेल्थ टैक्स, तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स। ये सब लैंग्वेज में लिख के इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल GST, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल बताने से पहले कि डायरेक्ट टैक्स पहले आप डिफाइन कर ही दीजिएगा कि डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स which burden cannot be shifted to the another person। कह रहा है डायरेक्ट टैक्स उस प्रकार का टैक्स है इसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, तब इसका एग्जांपल दीजिएगा। दूसरा लिखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स कि that type of tax is indirect tax which burden can be shifted to another person is called indirect tax। इसका एग्जांपल ये सारा है, इतना लिख दीजिएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में काफी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है एक्सप्लेन द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग उस प्रकार का रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं जिससे गवर्नमेंट के पास जो है कहता है कोई कैपिटल रिसिप्ट में कहता है आप पैसा लिए तो कहता है आइदर इंक्रीज इन कहता है पैसा लिए आप तो आपके पास पैसा या तो कर्ज के रूप में लिए होंगे या कोई एसेट्स बेचे होंगे। तो कहता है कैपिटल रिसिप्ट refers to those money receipt of the government in which either क्या कहता है कैपिटल रिसिप्ट है ना, कहता है आइदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कहता है कि कर्ज के रूप में पैसा लेंगे लाइबिलिटी बढ़ा होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इसका टाइप क्या होगा, इसका एग्जांपल दे दीजिएगा आगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट का, पहला बोला कि आप बोरो किए पैसा कर्ज के रूप में लिए, दूसरा आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए, दो बता दिए काफी है, डिसइन्वेस्टमेंट का पब्लिक प्रॉपर्टी को से बेच दिए अपना शेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा बोला रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा बोला क्या, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है, अच्छा ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट, हमको लगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज मनी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन विच, कहता है कि पैसा खर्च हुआ तो पैसा खर्च दो कारणों से हुआ होगा, या तो खर्च किए होंगे तो कोई एसेट्स खरीदे होंगे तो उसी को बोलिएगा इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन विच आइदर इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी करा, या तो एसेट्स इंक्रीज करे या आपको कोई लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज, या तो कर्जा चुकाए होंगे डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा, क्या एग्जांपल इसका लिखिएगा, इसका एग्जांपल हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कहता है कि आप कोई एसेट्स खरीदे, शेयर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, ये सब एसेट्स खरीदे, प्लांट मशीनरी खरीदे, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, ये सब का गवर्नमेंट का, ब्रिज बनाया गवर्नमेंट है ना, ब्रिज बनाया, बिल्डिंग बनाया, शेयर खरीदा, बॉन्ड खरीदा है ना, मशीन खरीदा, प्लांट खरीदा, ये सब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा। इतना बता दीजिए काफी है ये 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है ये रेवेन्यू डेफिसिट, कहता है रेवेन्यू डेफिसिट का क्या जो है इफेक्ट होगा, कहता है इफेक्ट यही होगा उसका प्रभाव कि कर्ज जो है आपका बढ़ता जाएगा। आप पहले बताइएगा रेवेन्यू डेफिसिट कहते किसको हैं, आप बताइएगा रेवेन्यू डेफिसिट इज द कंडीशन वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। आप बताइएगा इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट कहता है कि सरकार कर्जा में चला गया तो उस कर्जा चला गया तो खर्च करने के लिए ऐसा थोड़े है कि अब सरकार खर्च नहीं करेगी, तो कहता है कि इसमें जो है गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, और इसमें गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना पड़ेगा, लेस एक्सपेंडिचर कि रेड्यूस द एक्सपेंडिचर, कहता है रेड्यूस एक्सपेंडिचर। दूसरा जो होगा कहता है कि ये इंक्रीज द डेट, गवर्नमेंट को कर्ज के रूप में और पैसा लेना पड़ेगा, ये इसका इफेक्ट बता दीजिएगा दो, और इसको दोनों को एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन द ट्रेड सरप्लस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट सरप्लस। कहता है ट्रेड सरप्लस में, तो कहता है ट्रेड सरप्लस आप बताइएगा कि वेयर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। दूसरा बताइएगा कि आपका सरप्लस करंट अकाउंट, कहता है करंट अकाउंट का सरप्लस क्या हुआ, तो करंट अकाउंट में तीनों आता है, तो आप बोलिएगा कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ टोटल क्या क्या, कहता है कि आपके पास विजिबल आइटम का ट्रेड, इनविजिबल आइटम का ट्रेड, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, सबको ऐड कर देते हैं, इज मोर देन टोटल इंपोर्ट ऑफ करंट अकाउंट, जिसमें हम लोग इंपोर्ट में क्या कह देते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये करंट अकाउंट का जो है सरप्लस है। इतना लिख दीजिएगा, ये काफी है। आगे आप इस तीनों को ये शेड्यूल के सहारे, ये फ्लो चार्ट के सहारे भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच टू ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या आता है, कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम लोग विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आप बताइएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the trade of only visible item,
दैट इज विजिबल आइटम गुड्स एक्सपोर्टेड एंड गुड्स इंपोर्टेड। दो आइटम हो गया ना, गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स इंपोर्ट। तो कहता है कि वन पहला लिखिएगा कि इट कंसिस्ट द टू विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, पहला बताइएगा एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, और दूसरा बताइएगा कि इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो है ये दो हो गया। आपके पास टू पूछा है, टू ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन जो है आप बता दीजिएगा। आगे लिख दीजिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसिस्ट, यहाँ दो बताइएगा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इस प्रकार से फ्लो चार्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और दूसरा बताइएगा क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इतना काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 नंबर कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय, सॉरी 30 नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय विजिबल एंड इनविजिबल आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप बताइएगा विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड इनविजिबल आइटम अब बोलेंगे विजिबल आइटम में कौन सा आता है, एक्सपोर्ट सिर्फ ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, सिर्फ हमारा विजिबल आइटम का ट्रेड, और इसमें दो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम का ट्रेड। दूसरा बताइएगा इनविजिबल आइटम का कहता है इनविजिबल आइटम में इट कंसिस्ट क्या क्या, तीन। पहला बताइएगा क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और तीसरा आप क्या बताइएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कौन सा है, ये हमारा इनविजिबल आइटम का ट्रेड है, इनविजिबल आइटम का। ठीक है, इतना बता दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है कि ट्रेड में सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अब विजिबल में गुड्स का सर्विस, इनविजिबल में गुड्स का ये सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यूनिलैटरल ट्रांसफर सब करते हैं। चलिए अब आपके पास लॉन्ग टाइप आ गया। चलिए कहता है एक्सप्लेन द यूजेज एंड लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहता है आप पहले बताइएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स studied about only individual item, it is based on only economic problem based on individual items, इसको हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप बताइएगा इसका क्या क्या यूजेज है। कहता है इट फोकस ऑन, कहता है कहिएगा कि ये फोकस यूजेज क्या है इसका, कि यूजेज है कहता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन, ये इसका यूजेज। पहला बताइएगा यूजेज है इसका प्राइस डिटर्मिनेशन। दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा बताइएगा कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तीसरा बताइएगा कि मार्केट एनालिसिस, डेफिनेशन बता के ये यूजेज में लिखिएगा ये 3 पॉइंट। तीसरा अब उसके बाद लिमिटेशन लिखिएगा, लिमिटेशन आप और भी लिख सकते हैं इसमें। कहता है लिमिटेशन क्या होगा, कहता है लिमिटेशन में आप लिखिएगा पहला कहिएगा इट इग्नोर्स या इट फोकस ऑन इंडिविजुअल आइटम ओनली। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसको एक्सप्लेन को एक लाइन में कर दीजिएगा, बोलिएगा इट इग्नोर्स एग्रीगेट और कलेक्शन ऑफ आइटम। तीसरा लिखिएगा कि ये जो है पैराडॉक्स होता है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक हमारा जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स होता है कि जो है क्योंकि ये इंडिविजुअल पे फोकस करता है तो ये एग्रीगेट पे फोकस नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं ये 3 पॉइंट एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये काफी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इट इज मेजर्ड। तो आप पहले डेफिनेशन बताइएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to change in demand due to चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज करने की वजह से, आगे इसका फॉर्मूला बताइएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बताइएगा इसका 2 मेथड कौन सा, पहला बताइएगा परसेंटेज मेथड और दूसरा बताइएगा प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों का फॉर्मूला बताइएगा। परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, और इसको आगे बताइएगा फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। आगे बता दीजिएगा डेल्टा क्यू मिस क्या, डेल्टा पी मिस क्या। ठीक है, आगे इसको बताइएगा यहाँ पे प्रोपोर्शनेट में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। इतना लिख दीजिएगा, डेफिनेशन लिख के दोनों मेथड और दोनों का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए व्हाट इज मीन्ड बाय रिटर्न टू स्केल। कहता है रिटर्न टू स्केल जो होता है, कहता है यहाँ पे आप जानते हैं ना लॉन्ग रन, आप पहले लिखिएगा रिटर्न टू स्केल refers to all the unit of variable factor and fixed factor by the producer to increase the production या to try to increase the production, it is called return to scale। आगे लिखिएगा return to scale, it is long run concept। क्या लिखिएगा, it is long run concept। there is
there is all factor are variable, no factor is fixed. आगे पूछ रहा है इसका कि कॉन्सेप्ट बताइए इंक्रीजिंग कांस्टेंट, तो बताइएगा इसका टाइप बताइएगा, ये 3 टाइप का। पहला कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा बताते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न, और तीसरा बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न, इसमें निगेटिव नहीं होता है। आगे बताइएगा इंक्रीजिंग रिटर्न का डेफिनेशन, कहता है कि अगर हमारा इनपुट जो है जितना लगाए, अगर 5% का इनपुट लगाए और आउटपुट जो है ये 5% से ज़्यादा हुआ, 10% का हो गया, तो ये होगा, हम लोग कह दिए कि ये कितना हो गया, ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा बताइएगा कि आपके पास जितना आप इनपुट लगाए थे अगर 5% का, उससे जो है आपका आउटपुट तो बढ़ा लेकिन 3% से बढ़ा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिक्रीजिंग रिटर्न। कहता है कि आउटपुट जो है आप 5% का लगाए थे और सेम टू सेम आपका इनपुट मिला, इनपुट बढ़ा 5% से, तो हम लोग बोलते हैं उसको कांस्टेंट रिटर्न, जितना लगाए थे उतना से। तो जब आपका बताइएगा इंक्रीजिंग रिटर्न रेफर्स टू द कंडीशन वेयर आउटपुट इंक्रीज इज ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इनपुट, तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा बताइएगा कि वेयर आउटपुट इंक्रीजेज इज लेस देन इन प्रोपोर्शन टू इनपुट, तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसको डिक्रीजिंग रिटर्न। तीसरा कहता है आउटपुट इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन देन इनपुट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट रिटर्न। अब इसको आप ग्राफ के थ्रू समझाने का रहा है, तो आप इधर इस एक्सेस पे लीजिएगा इनपुट, सॉरी इस पे लीजिएगा आउटपुट, इधर लीजिएगा इनपुट, इधर लीजिएगा आउटपुट, ठीक है। तो आप लीजिएगा इधर इनपुट, देखिए तो हम इनपुट को लिए इतना, इनपुट को इतना बढ़ाया, आउटपुट इतना बढ़ गया, इनपुट को बढ़ाया इतना, आउटपुट बढ़ गया इतना, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा ग्राफ बनाइएगा, बोलिएगा कांस्टेंट, कहता है जितना आप इनपुट बढ़ाए या हम इनपुट इतना बढ़ाए तो आउटपुट में भी उतना ही इंक्रीज हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। और तीसरा बताइएगा कि डिक्रीजिंग रिटर्न, कि जितना हम लोग इनपुट बढ़ाए, इनपुट और ये हो गया आउटपुट, जितना हम लोग इनपुट बढ़ाए उससे कम प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट बढ़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न। इतना बता दीजिएगा ग्राफ बना के तीनों सिचुएशन को एक्सप्लेन करके, ठीक है। इंक्रीजिंग में ये वाला ग्राफ बनाएंगे, डिक्रीजिंग में ये वाला ग्राफ बनाएंगे, और कांस्टेंट में जो है ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये काफी है इतना एक्सप्लेन करके। 37 नंबर कर रहा है 34, व्हाट इज द फूड एबिलिटी ऑफ डिक्लाइन द थ्योरी। याद रखिएगा फूड एबिलिटी जो है, ये डिक्लाइन थ्योरी जो है, ये कहा था इकोनॉमिक्स के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं लिख पाए, ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये इंडियन इकोनॉमिक्स का है ये सब, फिर भी हम आपको बता देते हैं। कहता है इंडिया, ये कहता है फूड एबिलिटी ऑफ डिक्लाइन थ्योरी जो ये कहता है हमारी इकोनॉमी में जब फूड का जो है क्राइसिस हो गया था, जब हमारी इकोनॉमी में फूड का क्राइसिस हो गया था, और ये क्राइसिस जो है वॉर के कारण, कहता है ऐसा कंडीशन अराइज हो जाए जब वॉर के कारण, जब हमारी इकोनॉमी में उस टाइप का कंडीशन हो जाए, जब हम जो है सरवाइव करने के लिए हमारे पास फूड नहीं बचे, वॉर का कंडीशन, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, ठीक है ना। आप इसको एक्सप्लेन करके, कहता है नेचुरल डिजास्टर इस प्रकार का इफेक्ट हो जाए, उसको हम लोग फूड, ये क्वेश्चन को, मेरा सजेशन, ये क्वेश्चन को आप टच नहीं कीजिएगा, आप ज़्यादा इसमें लिख नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज मीन्ड बाय डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, कहता है आप ये इसका, कहता है डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम इन विच गुड्स आर काउंटेड मोर देन वंस, है ना, एज अ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। आप लिखिएगा कि गुड्स आर काउंटेड then more than one times is called double counting। आगे बताइएगा कि how to avoid double counting, इसका दो, पहला को बोलते हैं हम लोग फाइनल आउटपुट मेथड। आप इसमें बताइएगा फाइनल आउटपुट मेथड में कि गुड्स को हम लोग तभी काउंट करते हैं, गुड्स आर काउंटेड व्हेन इट इज प्रिपेयर फाइनली, व्हेन इट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स, तभी हम उसको कैलकुलेट। दूसरा जो बताइएगा इसका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा बताइएगा वैल्यू एडेड मेथड, कहता है वैल्यू एडेड मेथड जो है हम लोग, जिसको हम लोग नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं क्या, कहता है कि एक्चुअल वैल्यू क्रिएटेड या एक्चुअल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। इसका फॉर्मूला जानते हैं, वैल्यू एडेड मेथड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसको लिख दीजिएगा और वैल्यू एडेड मेथड को आप समझा दीजिएगा, ये हो जाएगा। और फाइनल मेथड में कहता है ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड आर मेड, इज कॉल्ड फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आप बोलिएगा क्रेडिट कंट्रोल जो है इसे क्या समझते हैं, तो कहता है क्रेडिट कंट्रोल इज द मेथड, इज अ टूल्स अप्लाइड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई
इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई में लिखिएगा यहाँ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आगे इसका मेथड बता रहा है आपको, तो मेथड हम 2 बताएं, आगे लिखिएगा कि मेथड जो है इसका 2 क्या क्या, क्वांटिटेटिव और दूसरा लिखिएगा क्वालिटेटिव। इसमें क्या क्या लिखिएगा, CRR, SLR, आप लिखिएगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब लिखिएगा क्वांटिटेटिव में। इसमें क्या क्या लिखिएगा, क्या क्या क्वालिटेटिव में, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब आप लिख दीजिएगा। किसमें, ये लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। इतना आपको आता है, आप लैंग्वेज ये लिखे हैं जो, आप मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। और उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, हम इसे शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम जो है वो कल है, ठीक है। आप मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, उसको सुन के नोट कीजिए कॉपी में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, आप बोलिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन, लिखिएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन where people who want to work getting work at existing wage rate, है ना, वेज रेट। कहता है जो लोग काम करना चाह रहा था सब लोग को काम मिल गया, तो हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्रिएट कर रहे हैं। उसके बावजूद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है इसके बावजूद भी, कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट इकोनॉमी एज फुल एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है इसमें लिखिएगा आगे कि देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। कह रहा है यहाँ पे इकोनॉमी में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होता है, सारे को लोग को काम मिल गया, तो क्या एक्सेस कैपेसिटी। आगे बोलिएगा इसका फीचर्स लिखिएगा, इसका फीचर्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, या इसको लिखिएगा इंपॉर्टेंस क्या फुल एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट। लिखिएगा पहला लिखिएगा देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, पहला आपको एक्सप्लेन कीजिएगा इसको, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट बिकॉज फुल पीपल आर एम्प्लॉयड। दूसरा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कह रहा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तीसरा लिखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये 3 पॉइंट उसको लिखने के बाद बता दीजिएगा, ये काफी है। कहता है हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा क्योंकि सब लोग काम मिल गया है, ठीक है। चौथा लिखिएगा कि इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमारे देश में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो सब लोग को काम मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट। कह रहा है कि बताइए एक्सचेंज रेट का मतलब क्या, तो आप बताइएगा एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारा करेंसी जो है डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज विथ द कह रहा डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज किया गया है विथ द अदर करेंसी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। उस रेट को कहते हैं जिस रेट पे हमारा करेंसी जो है वो दूसरे करेंसी से एक्सचेंज किया जाए, है ना। रेफर वेयर डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज विथ द फॉरेन करेंसी या अदर करेंसी, उसको लोग बोलते हैं क्या, जैसे हमारा डॉलर हम 82 रुपये का खरीदते हैं, है ना, $1 के बदले हमको 82 रुपये का, तो हमारा एक्सचेंज रेट 82 रुपये का है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा क्या है एक्सचेंज रेट। अब कहता है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। एक्सचेंज डिटरमाइन करने के लिए कहता है 2-3 चीज फैक्टर जो है इसका, फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट क्या, पहला बोलता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, कहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए इसके लिए। दूसरा जो है कहता है इंटरेस्ट रेट जो है वो ठीक होना चाहिए। तीसरा कहता है कि हमारे पास ट्रेड जो है ट्रेड डेफिसिट होगा, अगर हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी जो है करंट अकाउंट डेफिसिट ये जो है अफेक्ट करता है हमारे एक्सचेंज रेट को, ठीक है। तो इस चौथा बोलता है अगर स्पेकुलेशन करना हो, स्पेकुलेशन उसके थ्रू भी हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। ये सब चारों पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ये काफ़ी है इतना, ठीक है। आपको उस समझाने के बाद
पहला क्या बोले आपको कि जिस रेट पे हमारा डोमेस्टिक करेंसी दूसरे करेंसी से एक्सचेंज किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। और उसका ये 4 टाइप, पहला बोले आपको, पहला कौन सा, पहला बताए हम आपको कौन सा बताए इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा बताए हम क्या कहता है हमारी इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कम और ज़्यादा बढ़े तो फॉरेन एक्सचेंज उससे इफेक्ट होता है। तीसरा बोले करंट अकाउंट डिफिसिट, और चौथा बोले क्या, स्पेकुलेशन, है ना। ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इतना ही था बाबू, ठीक है। थर्ड जो है आपका हो चुका, और थर्ड सेट आप इस सबको पढ़िए, आपको जो है एग्जाम में इस सबको पढ़ के जाना है। और सारे बच्चे को हम लाइव मिलेंगे आज रात को 7:30 बजे, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारे को आप ध्यान से पढ़िए। सारे बच्चे को ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। संभवतः इसमें से क्वेश्चन बहुत आ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। पूरा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और बाद में आके हमको रिस्पॉन्स बताएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद।